एक्सरसाइज 6.2 से पहले कुछ इसमें टर्म्स समझनी होंगी हमें। जैसे दो लाइंस थी, दो लाइंस हैं हमारे पास, वो हो सकता है पैरेलल हो सकता है नॉन पैरेलल हो, यानी कि पैरेलल ना हो। तो एक लाइन मैं ये ले लेता हूँ, या ऐसा टूल से बना लेते हैं, लेकिन फिर उसमें डिफरेंट कलर नहीं ले पाऊँगा, बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, फ्री हैंड ही कर रहा हूँ। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन मानो ये हो गई। तो ये फ़िलहाल पैरेलल नहीं है, आपको पता चल रहा है कि अगर मैं इसको इस तरफ आगे बढ़ाऊंगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, और ये ऑरेंज वाली लाइन अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ मैंने इतना ही बनाया, ये आगे वाला पार्ट नहीं बनाया। तो समझने के लिए बता दिया, समझाने के लिए और समझ में आने के लिए कि ऐसे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मीट कर जाएंगी। और इस पे एक लाइन और आ गई जो कि इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। कौन से कलर की लूँ? इस कलर की ले लेता हूँ। एक लाइन ऐसे आई जो इन दोनों लाइंस को कट कर रही है, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये लाइन M हो गई, इस लाइन को N नाम दे दिया और इस लाइन को T नाम दे दिया, ठीक है। जो लाइंस के नाम दिए जाते हैं वो स्मॉल लेटर में दिए जाते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। और इस पर अगर पॉइंट्स डालोगे तो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो वो जो उसके एंड पॉइंट्स होंगे वो हमारे कैपिटल लेटर से बताने होते हैं। तो इसमें हमारे पास कितने एंगल्स आ गए? 8 एंगल्स आ गए। कौन कौन से? एक ये आया 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, ये 5। अब मैं जान के 5 यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा, इस तरफ से कर रहा हूँ। ये 5, ये 6, इसको 7 नंबर और इसको मैंने 8 नंबर का एंगल डाल दिया, ठीक है। ये हमारे पास 8 एंगल्स आ गए। अब जब भी दो लाइंस होंगी और एक ट्रांसवर्सल होगा तो यहाँ पे हमारे पास 8 एंगल्स बनेंगे। और इन एंगल्स में से किस किस टाइप के एंगल होते हैं या उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं उस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले आप इन दोनों लाइंस के, दो लाइंस के बीच में जो एंगल हैं वो कौन से एंगल है जो इसके अंदर की तरफ हैं। देखो एक लाइन M है, एक लाइन N है। M के और N के जो बीच में आ रहे हैं एंगल्स वो कौन से एंगल्स होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे। और इंटीरियर एंगल्स मतलब वो अंदर वाले हो गए। कौन से हैं वो? 3 नंबर का एंगल अंदर आ रहा है, 4 नंबर पे जो एंगल है वो भी अंदर आ रहा है, 5 पे जो है वो भी अंदर आ रहा है और 6 पे जो आ रहा है ये भी अंदर आ रहा है। तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, तो इंटीरियर एंगल्स में आएंगे एंगल 3 इंटीरियर एंगल है, एंगल 4 इंटीरियर एंगल है और 5 और 6, ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल अगर पूछे जाएं आपसे, तो ये हो गए बाहर के एंगल। तो यानी कि लाइन M के जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी कि बाहर की तरफ जा रहे हैं वो कौन से एंगल हैं? 1 और 2। ऐसे ही N के बाहर की तरफ कौन से जा रहे हैं यानी कि जो नीचे की तरफ जा रहे हैं? 7 और 8। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1 एक्सटीरियर है, एंगल 2 भी एक्सटीरियर है, एंगल 7 भी एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 8 भी एक्सटीरियर एंगल है। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ। तो मैंने अभी दो टर्म्स बताई हैं, यानी कि दो टाइप के एंगल बताए हैं। अगर दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो उसमें इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? ये जो ब्लू कलर से हैं, स्काई ब्लू कलर से लिखे हैं, लाइट ब्लू कलर से लिखे हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। और जितने भी ऑरेंज कलर से लिखे हैं ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आएगी एक टर्म, कैसे बताऊं मैं उसको, यहीं पे दिखना भी ज़रूरी है, चलो यहीं लिखते हैं, लिखा जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट में दो तरीके के एंगल्स बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा ऑल्टरनेट एंगल्स में दो तरीके के बनेंगे। कैसे बताएं इसको? चलो ऐसे करके बता देते हैं।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और दूसरा होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो ऐसे लिख देते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स जब भी आपने देखने हो तो कैसे देखोगे, कैसे आइडिया लगाओगे, यानी कि ऐसे समझना, जैसे जेड बनाना आता है ना आपको, जेड सीधा या उल्टा, ये सीधा जेड है और ये उल्टा जेड है, ठीक है। इस जेड के जो ये कॉर्नर वाले एंगल्स हैं, ये वाला, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। यानी कि ये हो गई दो लाइन सेगमेंट, लाइंस या लाइन सेगमेंट जैसा मर्जी आप समझ लो इसको, ये दो लाइंस हो गई, और ये जेड की जो ये टेढ़ी वाली लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। ये कौन सी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये जेड सा बन रहा है, आपको कैसे बताऊँ इसके अंदर, दोबारा यहाँ ऐसा इस फिगर को दोबारा से कॉपी करूँ यहाँ, तो यहाँ पहले मैं नंबर लिख देता हूँ फिर उसको समझाने का काम करता हूँ। ऑल्टरनेट में कौन से एंगल आएंगे, जैसे कि 3 और 6, ये देखो छोटा सा जेड, यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा होगा, ये जहाँ पे पेन मूव कर रहा है ना, देखो यहाँ पे पॉइंटर जहाँ जा रहा है, ये और ये जेड सा बन रहा है। तो ये वाली जो लाइन है, ये स्काई ब्लू वाली, ये जेड वाली, ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल वाली, ठीक है। और ये एंड लाइंस ये आ गई तुम्हारी, जो जिन लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल आया, ठीक है। तो 3 और 6 कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही 4 और 5 भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेट में दो पेयर बनेंगे, एक पेयर बनेगा एंगल 3 और एंगल 6 का, ठीक है। दूसरा पेयर बनेगा एंगल 4 का और एंगल 5 का, ठीक है। ये सारे मिला के ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बनेंगे, ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एक पेयर बना, ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर ये एक पेयर बना, अलग पेयर बना, ठीक है। तो 3 के साथ 4 का रिश्ता नहीं होगा ऑल्टरनेट में, 3 के साथ 6 का होगा, 4 के साथ 5 का होगा, इस बनाई हुई फिगर के हिसाब से। आपने नंबर रट के नहीं जाने, आपने पोजीशन रट के जानी कि किस जगह का वो एंगल है, ठीक है। यानी कि इस जगह का एंगल और 6 जगह का एंगल, यानी कि इस पोजीशन का, 6 पोजीशन का और 3 पोजीशन का जो एंगल है, इनको हम क्या नाम देंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे 4 वाली जगह पे कोई एंगल हो और 5 वाली जगह पे जो एंगल होगा, ये दोनों कौन से होंगे, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर का एक पेयर बनेगा। एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, यानी कि क्रॉस करते हुए टाइम कह सकते हो कि इधर का एक इधर का लेना है और एक इधर का और एक इधर का लेना है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर। एक्सटीरियर, अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में कौन से आएंगे, वहाँ बाहर वाले आ जाएंगे। यहाँ अंदर वाले लिए थे चारों एंगल, ये भी अंदर का था, ये भी अंदर का था, ये भी अंदर का था, ये भी अंदर का था। और एक्सटीरियर में कौन से आएंगे, ये बाहर वाले आएंगे। ऑल्टरनेट में कैसे चलेंगे, उसी तरीके से चलेंगे, क्रॉस के जैसे ही, एक इधर का लोगे तो दूसरा इधर का लोगे, ऐसे ही एक इधर का ऊपर का लोगे बाहर का तो दूसरा लाइन के इधर का लोगे, क्रॉस करते हुए, ठीक है। जैसे कि 2 का एक्सटीरियर कौन सा बनेगा, 2 और 8 कौन से हैं, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का एक पेयर बनेगा। 2 और 8 क्या बनेंगे, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का एक पेयर बना। ऐसे ही 1 और 7 भी क्या बना, ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हैं, दूसरा पेयर ये बना। तो 2 और 8 यहाँ पे आएंगे, एंगल 2 और 8 एक पेयर बनेगा, और दूसरा 1 और 7, ठीक है। एक पेयर ये, एक पेयर ये, दो पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर के बने, दो ही पेयर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के बने, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी शायद से। अभी और भी काम करना है इस पर, काफ़ी काम करना है अभी तो पहले टर्म्स में लिख रहा हूँ सारी, उसके बाद समझाएंगे भी इसको। दूसरा आ गया कॉरस्पॉन्डिंग, में स्टार्टिंग में लिख देता हूँ यहीं पे, ताकि नीचे ऊपर ना करना पड़े। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे कि 2 के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग 2 और एक पेयर बनेगा, 2 के साथ 5, 2 के साथ 5 लोगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग का एक पेयर बन गया। यानी कि अब लाइन के ऊपर का एंगल लिया एक ही साइड का, तो दूसरा भी लाइन के ऊपर का ही लूंगा, लेकिन नीचे वाली लाइन का, ठीक है। एक ही साइड के लेने हैं, ऊपर वाली लाइन के ऊपर का एंगल इस साइड का, यानी कि इस साइड का बोले तो लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का मैंने एंगल लिया 2, तो ऐसे नीचे वाली लाइन में भी इसी साइड का ऊपर वाला एंगल लेना है, यानी कि 5 नंबर आ गया। तो 2 के साथ किसका रिश्ता बनेगा, 5 का, यानी कि 2 और 5 यहाँ पे होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये पहला पेयर बना। ऐसे दूसरा होगा, इस साइड पे देख लो, 1 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले ले लो, इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं होता, एक इंटीरियर होता है एक एक्सटीरियर होता है कॉरस्पॉन्डिंग के अंदर। ये देख रहे हो आप, 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और 5 जो है वो इंटीरियर एंगल है। तो इसमें इंटीरियर के अलग नहीं होंगे, एक्सटीरियर के अलग नहीं होंगे,
ठीक है, एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर होता है, तो अलग से कुछ नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग के 4 पेयर बनेंगे, 2 मैंने लिख दिया, 2 और लिख रहा हूँ। अगर 3 लिखूंगा तो 3 के साथ रिश्ता बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग के लिए 7 का, यानी कि 3 और 7, ये एक और पेयर बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ठीक है, ऐसे ही 4 के साथ 8 का रिश्ता बनेगा, एंगल 4 और एंगल 8, ये चौथा पेयर हो गया। ये 4 पेयर्स हैं यहाँ पे हमारे पास जो कि हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ठीक है, तो हमें इनकी पोजीशन याद करनी है, हमें नंबर नहीं रटने के। 2 के साथ 5 का होता है, तो भाई पता नहीं अगली बार मैं 2 यहाँ लिख दूँ तो, अगर 4 की जगह पे 2 लिख दूँ तो 4 और 5 का फिर तो ऑल्टरनेट इंटीरियर का रिश्ता हो जाएगा ना, 2 और 5 का, अगर 4 की जगह पे 2 आ जाए तो हमने नंबर नहीं रटने, हमने उनकी पोजीशन को याद रखना है। ठीक है, और बड़ी आसान है, दो क्वेश्चन करोगे तो शायद आपको याद हो ही जाएंगी। ठीक है, बाकी वर्टिकली तो आपको मालूम ही है कि जब 2 लाइंस एक इनिशियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, जब 2 लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो कौन कौन से वर्टिकली बनते हैं अपोजिट, ये और ये वर्टिकली अपोजिट का एक पेयर होता है, ऐसे ये और ये वर्टिकली अपोजिट का दूसरा पेयर होता है। अगर यहाँ पे आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी लिखने हैं तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन इधर कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे लाइंस पैरेलल हो या ना हो, ये वर्टिकली हमेशा इक्वल आते हैं। वहाँ पेयर भाई बनेगा साथ में, पेयर के साथ वो इक्वल भी रहेंगे, यानी कि 2 4 के इक्वल ही आएगा, यानी कि इस पोजीशन का एंगल 2 वाली पोजीशन का एंगल 4 वाली पोजीशन के इक्वल ही होगा, चाहे लाइंस पैरेलल हो चाहे लाइंस पैरेलल ना हो। बाकी सब में भी मैंने कॉमा लगवाया, यहाँ पे आप ऑल्टरनेट में देख लो, यहाँ पे जितने भी पेयर लिखवाए हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर के कॉमा लगवाया, कॉरस्पॉन्डिंग में भी आप देखोगे मैंने कॉमा लगवाया। लेकिन इस टाइम पे जब वर्टिकली अपोजिट बता रहा हूँ तो मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन पे इक्वल ही होते हैं। ऐसे ही 1 और 3 पोजीशन के एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। 1 पोजीशन पे जो भी एंगल होगा, चाहे वो नंबर कुछ भी लिखा हो, चाहे आप 1 की जगह पे 5 लिख दो, 3 की जगह पे 7 लिख दो, तो 5 और 7 नंबर का एंगल इक्वल रहेगा वो। ठीक है, हमने पोजीशन याद रखनी है। ऐसे ही 5 और 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और 6 और 7 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये इक्वल रहेंगे। 2 4 के इक्वल रहेगा, 1 3 के इक्वल रहेगा, 5 8 के इक्वल रहेगा, 6 7 के इक्वल रहेगा। ये हमेशा इक्वल ही रहेंगे, चाहे लाइंस पैरेलल हो चाहे लाइंस पैरेलल ना हो। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करता हूँ, इस फिगर को नीचे कॉपी करता हूँ। अच्छा, एक टर्म और बतानी है, यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, को इंटीरियर भी बोल सकते हैं, मैं वही बताने वाला था। चाहे आप इतना बड़ा नाम याद कर लो उनके लिए, ठीक है, इससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। ये आपको भाषा बड़ी ज़रूर लग रही है, लेकिन इससे क्लियर ज़्यादा अच्छा होगा। इसका एक शॉर्टकट है, यानी कि इसका एक छोटा नाम है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। आवाज़ आ रही है मेरे तक, नहीं आपकी आवाज़ आ रही बच्चों? यस सर आ रही है। चितेश की तो आ गई थी मेरे को, अभी दूसरा शायद हितेश ने कुछ बोला था। तो को इंटीरियर एंगल्स, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है, इसको अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, लेकिन बहुत रेयर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है अलाइड एंगल्स का। ठीक है, को इंटीरियर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको पूरा यही बोल देते हैं स्टेटमेंट सी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये भले ही लंबा लग रहा है, लेकिन इससे बात अच्छे से हमारी क्लियर हो रही है। कैसे, क्या है इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के अंदर के एंगल। अच्छा जी, ट्रांसवर्सल ये जो ब्लू लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, लाइट ब्लू स्काई ब्लू जो भी आप बोलते हैं, मैं इसको सिर्फ ब्लू बोल दूं तो चलेगा शायद से। ठीक है, ये लाइट ब्लू कलर की जो लाइन है ये है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड की मतलब ट्रांसवर्सल का इस टाइम पे मुझे देखा जाए तो मैं या तो कह सकता हूँ कि राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, या तो राइट साइड के एंगल या लेफ्ट साइड के एंगल। तो इस तरफ वाले सारे एंगल हो गए राइट साइड के, ये चारों 1 4 6 8 ये इसके राइट साइड के एंगल हैं। लेफ्ट साइड के 2 3 5 एंड 7 ये इसके लेफ्ट साइड के एंगल हैं। लेकिन हमें कौन से लेने हैं, सेम साइड।
और कौन से इंटीरियर, एक ही साइड के लेने हैं लेकिन लेने अंदर के हैं, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, एक ही साइड मतलब कि मैं अगर राइट साइड की बात करूं, अगर मैं इसमें राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड में अंदर के एंगल कौन से हैं, 4 और 6। राइट साइड पे अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 4 एंड 6 इंटीरियर एंगल्स है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये बने 4 और 6, ये भी फिर मैंने कॉमा लिखवाया, यानी कि यहाँ पे भी एक पेयर बन गया। 4 और 6 जो है ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। शॉर्टकट क्या है इसका, मतलब कि शॉर्टकट मतलब कि शॉर्ट नाम क्या है इसका, इस लाइन का, को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के अंदर के एंगल वो कौन से हैं जी, 4 और 6 है। ऐसे मैं लेफ्ट पे भी जाके देखूं तो कौन सा आ जाएगा, 3 और 5। ये दो पेयर बन गए, 4 और 6 का और 3 और 5 का, ठीक है। इसमें इंटीरियर वाले ही ध्यान में देने हैं। अच्छा जी, ये हो गया। और अगर मैं इसी में एक बात और लिखवा दूं कि मैं इसी फिगर को, कॉपी तो मैंने कर ही रखा है, नीचे फिर से पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, वो बात क्लियर हो गई। ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं इनको। और ये हैं 4 और 6 पोजीशन पे जो भी एंगल लिखे हैं ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। ऐसे 3 और 5 भी ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है जी। अगला मैंने डायग्राम फिर से कॉपी कर लिया, फिगर फिर से कॉपी कर ली है। अब इसमें मैं अगर बोलूं कि लीनियर पेयर कितने बन रहे हैं, लीनियर पेयर, तो आप एक लाइन पे ऊपर और नीचे जो भी एंगल जितने भी होंगे उनका सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक साइड, एक लाइन अगर मैं m ले लूँ तो m के ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं, 2 ही एंगल बन रहे हैं और एक पॉइंट से बन रहे हैं, इस वाले पॉइंट से। तो 2 और 1, 2 एंगल और 1 एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये लीनियर पेयर है, यानी कि लीनियर पेयर वही था कि एक लाइन पे, एक साइड पे, एक पॉइंट से जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम 180। तो यहाँ पे लीनियर पेयर कितने बन रहे हैं मैं वो आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 2 और 1 का सम यहाँ पे 180 होगा ही होगा। तो यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ये है कि इन दोनों का सम 180 ही होगा, रीजन लीनियर पेयर। ऐसे ही नीचे की तरफ आ जाओ, इस पे इसी लाइन पे नीचे की तरफ देखो तो 3 और 4 बन रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी 180 होगा। अब नीचे वाली लाइन पे आ जाओ, एन लाइन पे, तो एन लाइन के ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको 5 और 6 नंबर दिख रहा है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। ऐसे ही इस एन लाइन के नीचे की तरफ आप देखो तो कौन से नंबर आ रहे हैं, 7 और 8। अच्छा, अब ये ट्रांसवर्सल भी इन दोनों लाइंस को काट रहा था दो जगह पे, इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इस लाइन से ऊपर की तरफ कौन से एंगल बन रहे हैं, यानी कि अगर मैं ये वाला पर्पल हटाऊं, अब पता नहीं सारा कुछ ही ना हट जाए, सब कुछ हट गया। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो ये टी वाली लाइन का जो पर्पल वाला पार्ट मैंने शेड किया है, तो इस पर्पल वाली लाइन के इस तरफ, यानी कि इस तरफ मतलब कि इस पर्पल लाइन के ऐसे में ऊपर की तरफ, यहाँ आपकी स्क्रीन के हिसाब से बोलूँ तो लेफ्ट की तरफ, इस पर्पल लाइन के लेफ्ट की तरफ 2 एंगल बन रहे हैं, 2 और 3। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 ना। 2 और 3 का सम कितना होगा, 180। ऐसे ही नीचे की तरफ देखोगे, यानी कि राइट की तरफ देखोगे अब इसमें, तो 1 और 4 आ रहे हैं, तो 1 और 4 का सम भी कितना होगा, 180। ऐसे ही ये टी लाइन जब दूसरी तरफ नीचे की तरफ गई, एन लाइन को जब इसने काटा, तो ये पर्पल लाइन यहाँ पे आ गई इस टाइम पे, ठीक है। तो इसके भी लेफ्ट तरफ देखोगे 2 एंगल बन रहे हैं, 5 और 7, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। और नीचे की तरफ या राइट की तरफ देखोगे तो कौन से एंगल्स हैं वो, 6 और 8। तो यानी कि हमारे पास टोटल 8 लीनियर पेयर भी बनेंगे अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जाएगा, या एक ट्रांसवर्सल या एक लाइन दो लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे काटेगी, तो वहाँ पे हमारे पास 8 लीनियर पेयर बनेंगे आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि ये कंडीशन हमारी हमेशा 180 के इक्वल ही आएंगी, इन दोनों पोजीशन के एंगल, इन दोनों पोजीशन के एंगल, ठीक है। तो ये कुछ एक टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। मेन है ये ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली तो हम पहले ही समझ चुके थे, और दूसरा ये को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जो नई बातें वो ये हैं, को इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अभी इनको फिर से क्लियर करते हैं, इन पे और काम करेंगे अभी। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। हाँ एक ये सेकंड, ये डॉट ये जिसने लगाया पहले तो वो हटाओ,
ये रेड डॉट स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ एक सेकेंड। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो। सर को एक्सटीरियर भी तो 180 होने चाहिए। हम्म। को एक्सटीरियर एंगल्स भी तो 180 होने चाहिए। नहीं होंगे, बताता हूँ अभी। सर हम्म, बोलो। सर ये पैरेलल लाइंस प्रूफ करनी किस में जरूरी होती है? अभी मैंने कोई पैरेलल लाइन का पंगा लिया ही नहीं अभी तक। और चितेश आपने कहा था को एक्सटीरियर भी 180 होंगे, अभी मैंने 180 वाला कोई पॉइंट इंटीरियर का उठाया नहीं वैसे तो, को इंटीरियर का। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। अभी मैं वो भी पॉइंट आपका क्लियर करूंगा कि इंटीरियर किस टाइम पे 180 होंगे और उस टाइम पे एक्सटीरियर का क्या पंगा रहेगा। हाँ तो देखो, अगर अगर मैं कहूं कि दो लाइंस पैरेलल हैं, अब मैं साफ साफ बोल रहा हूँ यहाँ पे कि दो लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि m और n दो लाइंस हैं, और मैंने कहा कि m इज़ पैरेलल टू n, ये पैरेलल का सिंबल है, यानी कि ऐसे दो लाइंस डाल देनी है ऐसे करके ये, तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि m और n लाइन पैरेलल है। ठीक है, कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, अगर m और n लाइन पैरेलल हैं और इस पे एक ट्रांसवर्सल आया, वही अगेन वही t में लिख देता हूँ कि t एक ट्रांसवर्सल आया, तो वही सारी बातें होंगी। ऑल्टरनेट टोटल 8 एंगल बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी आएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आएंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी आएंगे। वर्टिकली वहाँ पे भी इक्वल थे, यहाँ पे भी इक्वल रहेगा। और लीनियर पेयर में जो 8 हमारे लीनियर पेयर बने थे उनमें वो उनका सम हमेशा लीनियर पेयर का मतलब होता है वो 180 के इक्वल ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस यहाँ पे भी नहीं है और वहाँ पे भी नहीं है, वो दोनों सेम ही है। लेकिन अब जो ऑल्टरनेटिव एंगल्स थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, और दूसरा था 4 पेयर कॉरस्पॉन्डिंग के, ठीक है, ये सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि अगर मैं उसी फिगर के हिसाब से समझाऊं या कैसे करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4, नंबर भी तो मैंने उल्टे सुल्टे डाल दिए थे ना यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, उस फिगर को पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी तो करा ही हुआ है शायद से मैंने। ये वही फिगर कॉपी कर ली। अब यहाँ पे मैंने कहा कि अब लाइनें तुम्हें टेढ़ी दिख रही है ना, हाँ, तो मैंने अगर लिख दिया तो अब तुम इसको पैरेलल ही मानोगे, चाहे तुम कहो जी देखने से तो मुझे लग रहा है लाइन से दोनों कट जाएंगी, m और n लाइन कहीं ना कहीं कटेंगी, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि m और n पैरेलल है तो मेरे बनाने में गलती हुई है, मैंने बनाया गलत है, मेरे से बना नहीं सही से, लेकिन आप पैरेलल मान के चलोगे। सबसे पहली बात आपने समझनी है, क्वेश्चन पेपर के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें वो पैरेलल लाइन नहीं लग रही होती, लेकिन उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये पैरेलल हैं, और कभी कभी पैरेलल लग रही होती हैं और उसने कहा होता है कि इसको प्रूव करो कि पैरेलल हैं। तो उस फिगर को देख के हम जज नहीं कर लेंगे, जजमेंट नहीं हो जाएगी हमारी, या हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच जाएंगे कि हाँ जी ये तो दिख रहा है, दिखना नहीं, यहाँ पे लिखे हुए पे काम करेंगे हम। कि अगर मैं बोलूँ कि m और n पैरेलल हैं, ठीक है, तो मैं बना भी देता हूँ, थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, मैं बना ही देता हूँ, काहे की कन्फ्यूज़न। खुशी लेट आयो बेटा। सर आपका मैसेज लेट देखा है। अच्छा, m और n यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, अगर मैंने बोल दिया तो इसका मतलब जितने भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, जितने भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर थे, 2 इंटीरियर के थे, 2 एक्सटीरियर के थे और 4 कॉरस्पॉन्डिंग के थे, ये कॉमा की जगह सब में इक्वल का साइन आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले मैं कॉरस्पॉन्डिंग पे आ रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इफ लाइंस आर पैरेलल then corresponding angles, जितने भी corresponding के पेयर बन रहे थे वो सारे के सारे इक्वल होंगे, corresponding angles are equal। ठीक है,
अगर लाइंस पैरेलल है देन जितने भी ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे थे, जितने भी पेयर बन रहे थे वो भी क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। जितने भी ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर बन रहे थे, चाहे वो इंटीरियर के बन रहे थे चाहे वो एक्सटीरियर के बन रहे थे, वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वर्टिकली अपोजिट तो वैसे ही वहाँ पे भी इक्वल थे, यहाँ पे भी इक्वल रहेंगे। लीनियर पेयर में 180 बनता है, यहाँ पे भी बनेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और जितने भी को इंटीरियर एंगल्स के पेयर थे, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं अब इनको यहाँ पे प्रॉपरली लिख भी दूँ आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बन रहे थे, तो 2 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे यहाँ पे, तो 2 और 5 ये एंगल्स इक्वल होंगे। 3 और 7 ये एंगल्स इक्वल होंगे। 1 और 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल होंगे। 4 और 8 ये कॉरस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 ये इक्वल होंगे। तो ये 4 तो हो गए कॉरस्पॉन्डिंग के, ये इक्वल हो जाएंगे। ये कब होंगे, जब सिर्फ इतनी सी बात हमारे सामने होगी कि लाइंस आर पैरेलल। और आपने 1 और 8 लिखा है, गलत लिखा है क्या? हाँ गलत लिख दिया मैंने, 1 और 6 आएगा। अच्छा 1 और 6 तो लिख ही चुका हूँ, 4 और 8 आना है। अब लगता है मुझे बार बार चेक करके लिखना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और लिख कुछ और दिया जाता है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 2 और 5, 3 और 7, 1 और 6, 4 और 8। ठीक है, तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। ये सारे के सारे 4 पेयर बने हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। ये चारों के चारों पेयर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 2 वाली पोजीशन का एंगल 5 वाली पोजीशन के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा जी, दूसरा ऑल्टरनेट में भी सारे इक्वल हो जाएंगे पेयर। ऑल्टरनेट के जितने भी पेयर थे, इंटीरियर में 2 थे, एक्सटीरियर में 2 थे, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब तो मैं ऑल्टरनेट को भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये किसी और कलर से लिख देते हैं। ऑल्टरनेटिव के कौन से आएंगे, इंटीरियर लिख रहा हूँ पहले तो, 3 और 6 ये इक्वल हो जाएगा। 4 और 5 ये इक्वल हो जाएगा, ये इंटीरियर के हो गए। अच्छा फिर कौन से आ गए, एक्सटीरियर के आ गए। एक्सटीरियर मतलब कि आ गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वो कौन से हैं, 2 और 8, और यहाँ पे था 1 और 7। अरे भाई तू के पेस्ट हो गया, 1 और 7 ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर थे, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हैं, ये चारों कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल होंगे सारे पेयर। वहां पे ऊपर मैंने कॉमा लगवाया, और ऊपर है ये रहा। ऑल्टरनेट में मैंने यहाँ कॉमा लगवाया ना, 3 और 6, और लेकिन इस जगह पे जो लिख रहा हूँ मैं, वहां पे इक्वल लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यों लिखेंगे, यहाँ पे लाइंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पैरेलल है या नहीं है। तो जब तक आप पैरेलल नहीं बोलोगे तब तक मैं सिर्फ कॉमे का यूज़ करूँगा ऑल्टरनेट के अंदर और कॉरस्पॉन्डिंग के अंदर। लेकिन जैसे ही आप पैरेलल वर्ड यूज़ कर लोगे, मैं ये इक्वल बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी का कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर मैं कहूँ कि इन ये कितने थे, 4 और 4 8 पेयर बनते हैं। 4 कॉरस्पॉन्डिंग के हैं, 4 ही ऑल्टरनेट के हैं, 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर के हैं, 2 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के हैं, 4 कॉरस्पॉन्डिंग के, टोटल 8 पेयर बनते हैं। इन 8 पेयर में से कोई सा भी एक पेयर मैं कहूं कि इक्वल दे दिया, जैसे कि मैंने कहा भाई एक लाइन थी P और एक लाइन है Q। ये आपको सरासर दिख रही है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, दिख रही है ना? हाँ दिख रही है, कि बढ़ाऊंगा तो कट जाएंगी। मैंने कहा ये ट्रांसवर्सल है R। ठीक है जी, R ट्रांसवर्सल है। तो मैंने एक ऐसा बताया कि यहाँ पे बता दिया मैंने, ये एंगल है 80 डिग्री का। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे भी बता दिया कि ये एंगल 80 डिग्री का है। तो आप कहेंगे कि यार ये तो पोजीशन कौन सी है, देखना जरा, ये 80 पे है, ये 80 है, ये 80 है, यानी कि लाइन के ऊपर का एक ही साइड का लाइन के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग होता है। यानी कि इस पोजीशन और इस पोजीशन का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है ये। यानी कि आप समझो, यहाँ से देखो, ये हो गया ना 1 की और 6 वाली पोजीशन हो गई है, 1 और 6। अगर मैं इस फिगर को उससे कंपेयर कराने बैठूँ तो यहाँ पे 1 एंगल लिखा था मैंने और यहाँ पे 6 एंगल लिखा था।
तो 1 और 6 देखना कहीं इक्वल, 1 और 6 कौन सा बनता है, कॉरस्पॉन्डिंग ना, ये रहा 1 और 6 तो कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग का एक पेयर बन रहा है और ये तो इक्वल आ रहा है यार, ये 80 है ये भी 80 है, अगर मैं इस पर नंबर डाल दूँ कि ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ रहा है यहाँ पे। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यार। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि कोई भी एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग का या ऑल्टरनेट इंटीरियर का या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का, बस, और वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बताना, ऊपर मैंने बताया है अभी, और उसको भी क्लियर करता हूँ, वहीं पे भी क्लियर करता हूँ। तो अगर कोई भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का एक पेयर या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब जिन दोनों लाइंस की बात कर रहे थे आप, यहाँ ट्रांसवर्सल जिन दोनों लाइंस के लिए था, वो दोनों लाइंस यहाँ पे पैरेलल होंगी, भले ही वो ना दिखें। मैंने फिगर ऐसी बनाई है, फ्री हैंड बनाई है ना, अब हो सकता है इसमें मेरे को बनाने में गलती रह गई, लेकिन मैंने वैल्यू तो डाल दी ना, वहाँ पे भी 80 और यहाँ पे भी 80, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल तो 80 डिग्री के सेम हो गए ना, और ये पोजीशन है कॉरस्पॉन्डिंग की, इसका मतलब P और Q भाई पैरेलल है। कि अगर कहीं पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर, ऑल्टरनेट का एक पेयर, इंटीरियर का चाहे एक्सटीरियर का इक्वल हो गया, तो वो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। आई बात समझ में? अच्छा, को इंटीरियर का पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर नहीं कर रहा था, अभी कर देता हूँ। को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे। अच्छा, यानी कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो ये 4 और 6 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। 3 और 5 का सम भी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 3 का सम 180 होगा, 4 और 3 का लिख दिया, 4 और 6 का, 4 और 6 का सम 180 होगा, 3 और 5 का सम 180 होगा। ये लीनियर पेयर नहीं है, लीनियर पेयर नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट से दो एंगल नहीं बन रहे, दो अलग अलग पॉइंट से बन रहे हैं। 4 एंगल इस पॉइंट से बन रहा है, 6 एंगल इस पॉइंट से बन रहा है। लेकिन कभी कहीं पे हमारे को दो लाइंस पैरेलल दे रखी होंगी, तो इसमें को इंटीरियर वाली जगह के जो भी पेयर बन रहे थे दो, वो दोनों में दोनों का सम 180 होगा। वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होगा उन दोनों का सम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और वही चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है कि अगर कहीं पे को इंटीरियर का सम 180 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। और कहीं पे अगर लाइंस पैरेलल दे रखी होंगी, तो वहाँ को इंटीरियर का सम 180 हो जाएगा। एक बात का कन्वर्स दूसरी बात है। ठीक है, देखो तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत उसी बात को यहाँ पे भी एक बार समझ लो। इसमें जो चैप्टर की समरी दे रखी है यहाँ पे देखो, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। जो मैंने बात आपको क्लियर करी है, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। जो अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी, तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग के पेयर बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे, जितने भी ऑल्टरनेट के पेयर बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे। इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का तो एक एक्सियम है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम एक हमारे को दे रखी है। एक्सियम का मतलब जिसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरीके का। ठीक है, यहाँ वो किसी बहस से हमने प्रूव करा हुआ है, इसको आर्गुमेंट से प्रूव किया हुआ है। तो एक्सियम क्या है, वो प्रॉपरली एक उसको अलग से प्रूव नहीं करा जाता, वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है एक्सियम। और उस एक्सियम का यूज़ करके हमने ऑल्टरनेट को भी प्रूव करा। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल को भी सप्लीमेंट्री हम बता सकते हैं। ये प्रॉपर थ्योरम्स हैं हमारी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का हर एक पेयर इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का और एक्सटीरियर एंगल का हर एक पेयर इक्वल होगा, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, वही बात आगे कि सप्लीमेंट्री का मतलब वहाँ पे उन दोनों का सम 180 होगा। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट either any one pair of corresponding angle is equal, any one pair of alternate interior angle is equal। अगर वहाँ पे corresponding का कोई एक पेयर इक्वल हो, वहाँ पे alternate इंटीरियर का कोई एक पेयर इक्वल हो, या एक्सटीरियर का एक पेयर इक्वल हो, इंटीरियर का इक्वल हो गया तो वहाँ पे फिर एक्सटीरियर का भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। और any one pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। और अगर कहीं पे ऐसा हम बता पा रहे हैं कि दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से मैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल्स का सम
मैं 180 लिख पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो एक का कन्वर्स दूसरी बात हो गई। अगर इस बात को समझते हो तो ये इसका कन्वर्स हो गया। ठीक है, बात आई समझ में। बाकी सारी बातें तुम क्लियर हो ही चुकी हैं कि लीनियर पेयर का क्या रोल है और वर्टिकली अपोजिट क्या होती हैं। ठीक है जी, क्लियर है। एक्सरसाइज करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। अभी तो वैसे समझा दिया ना। कहाँ गई एक्सरसाइज? आसान है, अगर आप वो पॉइंट्स को ध्यान में रख लेते हो तो क्वेश्चंस करने काफ़ी आसान हो जाएंगे। या चलो इस फिगर को मैं खुद भी बना दूंगा साथ में। अब यहाँ पे देखो वो क्या कह रहे हैं कि इन फिगर 6.28 इस फिगर के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई निकालो। आपको एक्स और वाई की पोजीशन कहाँ पे है, क्या एंगल है, वो आपको मार्क करके उन्होंने दे दिया हुआ है। और शो करो, नहीं अच्छा, फाइंड करो इसकी वैल्यू एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी को पैरेलल भी करो। तो यानी कि हमें ए बी और सी डी लाइंस पैरेलल नहीं दी। अब मैं यहाँ पे ये नहीं डायरेक्टली लिख सकता कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग के जितने भी पेयर हैं वो इक्वल हैं या सारे ऑल्टरनेट के पेयर इक्वल हैं। अभी मैं यहाँ नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि आपने लाइंस पैरेलल नहीं दी। लाइंस जब तक पैरेलल नहीं दोगे तब तक मैं सारे वो पेयर इक्वल नहीं बता पाऊंगा। भले ही हमें लग रही हैं, देखो फिगर के हिसाब से तो लग रहा है ना कि दोनों पैरेलल हैं, लेकिन आपने वो चीज़ तो क्या प्रूव करो। ठीक है, तो एक्स और वाई निकालते हैं। आप देख रहे हैं कि ये अगर, चलो इस फिगर को यहाँ खुद बनाते हैं। ये 50, ये x, ये y और ये 130। ठीक है, तो जो 15 डिग्री जो एंगल है उसको मैं 1 मान लेता हूँ, बाकी इसके साथ वाला x दिया ही हुआ है। और जो 130 वाला है इसको मैं 2 मान लेता हूँ। ठीक है, और y आपने एक लिखा ही हुआ है। अब आप देख रहे हो कि y और x इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 180 आएगा ना। एक लाइन पे बन रहे हैं दो एंगल, ऐसे एक लाइन है, इस पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं, इधर का और इधर का। तो एक लाइन के ऊपर जब भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना रहेगा, 180। ठीक है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एक्स, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स। या एंगल मार्क करना है तो सिंबल डालना है डाल दो, नहीं तो खाली एक्स भी लिख दोगे तो वो एंगल के लिए यहाँ पे। तो कितना होगा इन दोनों का सम, 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, अब 1 की वैल्यू आपने दे दी 50, एक्स में निकाल सकता हूँ माइनस करके। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 50, 130। ठीक है, 130 आ गया। अच्छा जी, अब तुम y को देखो। अगर तुम्हें y को निकालना हो तो बड़ा आसान है निकालना। भाई दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, कौन सी होती है भाई ये पोजीशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना। ऐसे अगर हम इधर देखते तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल था, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होते। अरे भाई क्या हो गया ये। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल 2 और y ये दोनों इक्वल हैं, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपने एंगल 2 तो दे ही रखा है 130, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 130। मैंने x भी निकाल लिया और मैंने y भी निकाल लिया। ठीक है, और भी तरीके से कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हो, अगर जैसे मर्जी इसको घुमा सकते हो। इसके साथ वाला पहले निकाल लो, फिर उसके हिसाब से इसको निकाल लो, जैसे मर्जी कर लो। वैसे इससे आसान और क्या करना चाहोगे वर्टिकली के बाद अलावा इसमें, ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपको दे रखा है लाइंस पैरेलल है, यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं। लाइंस जब तक पैरेलल नहीं देगा तब तक मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी पेयर इक्वल नहीं बता सकता। हाँ, उस पोजीशन के एंगल हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल तब होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं।
ठीक है हितेश? ओके सर। यहाँ पे आपने अभी पैरेलल दिया नहीं है, हमें प्रूव करने को बोला है, तो अभी मैं पहले एंगल्स निकाल रहा हूँ। आसान थे निकालने, कोई दिक्कत नहीं था, निकाल लिया। अब देखो कि आप इसको लाइंस को पैरेलल बहुत सारे तरीके से बता सकते हो। पैरेलल बताने के लिए या तो कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर आप इक्वल बता दो, ठीक है जी, या ऑल्टरनेट इंटीरियर या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का कोई भी एक पेयर इक्वल बता दो, ठीक है, या इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर वाले जो एंगल्स थे, यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो लेफ्ट के या राइट के, उन दोनों का सम 180 बता दो। तो कौन सा मेरे लिए आसान रहेगा? मैं कॉरस्पॉन्डिंग देखूं तो भी मेरे लिए आसान है, क्यों? क्योंकि जो एक्स वाला एंगल है, एक्स वाला मतलब जो एक्स जगह पे एंगल है, एक्स एंगल जो है ये वाला, यानी कि मैं उसको ऐसा करता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ये एक्स एंगल और 2 एंगल, ये दोनों कौन सी पोजीशन है? कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ऐसे भी बता सकता हूँ। दूसरा, अगर आप x को देखो और y को देखो तो ये दोनों भी इक्वल हैं। x की वैल्यू आपने निकाली 130, y की वैल्यू आपने निकाली कितनी 130, ये मतलब कि दोनों एंगल इक्वल हैं। और ये कौन सी पोजीशन के एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या देव, ये क्या कर रहा है? सर पबजी की बातें कर। अरे ये बेटा, ये पबजी ये क्या है? उसके अंदर कोई गेम के अंदर सीन है क्या ऐसा कुछ ग्राउंड वाउंड का? सर पता नहीं किसी से बात कर रहा होगा, वो पर्सनल की जगह वो एवरीवन पे हो गया होगा। देव बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे दो। ये ऐसे करोगे तो समझ नहीं पाओगे। ज्योमेट्री पार्ट तो भूल जाना आप फिर, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं बता दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और हमेशा यही पेल के आना है हर क्वेश्चन में। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर क्वेश्चन में अलग तरीके से दिमाग लगेगा, आपका भी और मेरा भी। आपके सामने ही है जो भी काम हो रहा है, ठीक है। बहुत सी बातें हो जाती हैं वहाँ पे, समझना पड़ता है क्वेश्चन को। अभी बहुत आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत गहराई से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। एक्स और वाई दोनों जो वैल्यू हैं वो हमारे पास सेम आ गई 130। और ये पोजीशन के हिसाब से देखूँ तो एक्स और वाई देखो फिगर के अंदर, ये रहा, एक्स की जगह पे 3 है, वाई की जगह पे एक्स जो है वो 3 वाली जगह पे है और वाई जो है 6 वाली जगह पे है। और 3 और 6 का रिश्ता होता है, कौन से हैं? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। बताया हुआ यहाँ पे 3 और 6 इक्वल होंगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल मैं बता दूंगा तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि x और y इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों 130 डिग्री के हैं। ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख लो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। और ये कौन से हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन के हैं जी? ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली पोजीशन के हैं, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। इट इम्प्लाइज, या देयरफॉर जोन सा मर्जी आप सिंबल यूज कर लो, देयरफॉर डाल देता हूँ। देयरफॉर लाइंस कौन सी थी मैंने लिखी नहीं, ए बी और सी डी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, भाई ये करना है आपने। तो हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज ध्यान में होनी चाहिए और उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि क्या हमने कब करना है। आया समझ में कुछ हद तक? यस सर। ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने अच्छा दिया था कि हमें लाइन प्रूव करने को बोल दिया, उन्होंने दी नहीं थी कि लाइन पैरेलल है, सॉरी इक्वल बोल दिया तो गलत बोल दिया, पैरेलल प्रूव करने को बोला है उन्होंने। अगर पैरेलल दे देता तो हितेश आपका फिर सही था। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना हमने पेपर में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा है क्वेश्चन अगला। तो यहाँ पे कह रहा है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। थोड़ा सा खुद फिगर बना लेते हैं एक बार। इस जगह पे उन्होंने x लिखा है, इस जगह पे उन्होंने y लिखा है और इस जगह पे उन्होंने z लिखा है। ये लाइन दी है ए बी पहले वाली, फिट दिया है सी डी,
और फिर दिया है ई एफ। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, पहला पॉइंट ए बी पैरेलल टू सी डी, फिर सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, और आपने दिया है y और z का जो रेशियो है 3:7 है, और आप कहते हैं फाइंड करो सिर्फ x को। हो सकता था आप y को ही पूछ सकते थे, आप z को ही पूछ सकते थे, तो मैं तीनों ही निकाल के दिखा देता हूँ आपको, x y z। क्वेश्चन की डिमांड है x फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे इस पे? देखो भाई, अगर मैं कहूँ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, एक को ऑरेंज दिया है, एक को दूसरा कलर दे देता हूँ, और एक को तीसरा कलर दे देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि पहली ऊपर वाली फर्स्ट टू लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि ये और ये आपस में कभी नहीं कटेंगी, इसका ही मतलब हो गया। फिर उसके बाद मैं कहूँ कि लास्ट टू लाइंस भी पैरेलल हैं, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी नहीं कटेंगी, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि तीनों लाइंस कभी नहीं कटेंगी। आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये तीनों ही पैरेलल साइड्स हैं। अब किसी को भी किसी के इक्वल लिख दो, किसी को भी किसी के पैरेलल लिख दो, नॉट इक्वल, पैरेलल लिख दो। तो चाहे तो ए बी को आपने दिया सी डी के पैरेलल, फिर आपने दिया सी डी को ई एफ के पैरेलल, तो मैं चाहूँ तो ए बी और ई एफ को भी तो पैरेलल लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों ही पैरेलल हो गई। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये तीनों ही पैरेलल साइड्स हो गई। अब जिसको चाहे जिसके मर्जी पैरेलल आप लिखते रहना, जैसी आपकी ज़रूरत हो। फिर आपने कहा कि y और z जो है तीनों का दोनों का जो रेशियो है 3:7 है। ठीक है, तो y एंगल एग्जैक्टली 3 है क्या? 3 डिग्री का है क्या? y एंगल 3 डिग्री का है क्या? z एंगल 7 डिग्री का है? क्योंकि एंगल को बता रहे हैं ना y और z। y और z का रेशियो है 3:7, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि y एंगल 3 डिग्री का है और z एंगल 7 डिग्री का है? नो सर। नहीं ना। क्या मतलब होता है इसका रेशियो का? मैंने आगे पहले भी कभी क्लियर करा था इस बात को। तो मतलब जो उनकी एंगल है वो डिवाइड करके बताया हुआ है। डिवाइड करके बताया हुआ है, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उनकी रेशियो है। रेशियो एग्जैक्ट हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं होती रेशियो एग्जैक्ट इक्वल। एग्जैक्ट हो सकता है, उनकी वैल्यूज वही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हो। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? मानो कि अगर y एंगल 30 डिग्री का होता और z एंगल 70 डिग्री का होता, तो भी तो इनकी रेशियो 3:7 आती। अगर मैं y और z को डिवाइड करूं 30 और 70, तो कितना आ गया? 3/7, यानी कि 3:7। तो 3:7 का मतलब वो रेशियो को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेशियो दिया ही हुआ है, साफ साफ रेशियो दिया है, तो रेशियो का मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन 100% ये नहीं है कि ये होगी ही होगी उतना। तो अगर मेरे को डाउट है तो उसको मैं उस डाउट को कैसे दूर करूंगा? जैसे कि आप इसी एग्जांपल में समझो, जो ऊपर लिखा है मैंने, यहाँ पे रेशियो 3:7 आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी एंगल्स की? 30 डिग्री और 70 डिग्री, 30 और 70 डिग्री थी। अच्छा जी, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए करना क्या हुआ? यहाँ पे जो दोनों एंगल थे, यानी कि जो रेशियो वाला पार्ट आया था, उसको दोनों को 10 और 10 से मल्टीप्लाई करा दो, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराया है, वो नंबर क्या है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। उसको सोचना पड़ेगा कि वो 10 ही है, वो 20 है, वो 15 है, वो 12 है। हो सकता है 12 से मल्टीप्लाई करा लो, 12 से मल्टीप्लाई इसको कराओ, 12 से मल्टीप्लाई कराओ इसको, तो ये हो जाएगा 36 आएगा ना, और 84 आएगा। ठीक है, तो हो सकता है वो 36 डिग्री का होता और हो सकता है वो 84 डिग्री का होता, तब भी तो उनका रेशियो 3:7 ही आता। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मुझे थोड़ी ना क्लियर है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ था, जैसे कि मैंने एक बारी 12 से मल्टीप्लाई करा के दिखा दिया, एक बारी 10 से मल्टीप्लाई करा के दिखा दिया, हो सकता है वो 15 से मल्टीप्लाई होता, हो सकता है वो 13 से मल्टीप्लाई होता, किससे होता मुझे क्या मालूम। तो वो नंबर हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, लेकिन वो वेरिएबल कौन सा मानेंगे? जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो वेरिएबल मत मानना, यानी कि एक्स वाई और जेड मत मानना, इसके अलावा कोई भी मान लेना। तो करने का तरीका क्या रहेगा क्वेश्चन को? लेट जो y है उसको मैं ले लेता हूँ, जो y की रेशियो के हिसाब से बन रहा है वो 3 और z रेशियो के हिसाब से बन रहा है 7। तो y को मैं लिख दूंगा 3, उसके साथ एक और नंबर मल्टीप्लाई होगा, वो नंबर अभी वेरिएबल की फॉर्म में a डाल देता हूँ, 3a। एंड जो z है वो आपने दिया था 7, तो 7 के साथ भी वही सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वो a वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा 7a।
ठीक है। अब जो रेशो वाला पार्ट था वो एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए मैंने उसको 3a और 7a लिख दिया, ठीक है जी। अब y और z कोई रिलेशन बना रहे हैं आपस में, y और z के साथ कोई रिश्ता है, y का z के साथ, y और z का क्या बोला आपने प्रांशी? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर के नहीं है y और z। देखो y और z ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है। ऑल्टरनेट इंटीरियर के लिए z के साथ यहाँ पे कोई एंगल होना चाहिए था, ये बनते ऑल्टरनेट इंटीरियर वाले। तो सबसे पहले आपने ना पोजीशन याद करनी है आज, वो कैसे याद करनी है वो आप खुद देखना, क्योंकि हर बच्चा इसको अलग तरीके से याद रखता है। मैं जो बताता हूँ, देखो मैं ऑल्टरनेट का बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, ये स्काई ब्लू और दूसरा कौन सा है, ऑरेंज कलर वाले, ठीक है। तो इनकी पोजीशन याद रखना बहुत आसान है। देखो ये वाला Z आप यहां देख रहे हो, ठीक है। तो Z के जो ये टेढ़ी लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको ट्रांसवर्सल मान लो, ठीक है। यानी कि जब भी Z बनाना हो आपने ट्रांसवर्सल वाली लाइन को ये वाली लाइन लेके चलो। तो आप देख रहे हैं जो कॉर्नर के एंगल हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये होते हैं ऑल्टरनेट। अब उल्टा Z ले लो, उल्टा Z ये देखो ऐसे बनाया, तो इसमें भी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑल्टरनेट। क्या वो यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये और ये, तो ये कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो Z सीधा या Z उल्टा, ये कॉर्नर वाले एंगल हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, ठीक है। अब वही चीज़ अगर आप अपने मेन फिगर के अंदर देखें जो हमारे पास है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से अगर मैं Z यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये बनेगा Z। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर कॉर्नर वाले होने चाहिए था ना, ये वाला और ये वाला, तो वो तो नहीं है वहाँ पे, Y तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर क्रॉस में कोई रिलेशन नहीं उनका आपस में, ठीक है। ना तो वो कॉरस्पॉन्डिंग में है, ना वो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, कुछ भी नहीं है वो। आ रही बात समझ में? तो वो पोजीशन मेन है ऑल्टरनेट की और कॉरस्पॉन्डिंग की, बड़े अच्छे खोपड़ी में बिठा के रखना है आपने। तो मैं इस वाली लाइन को जो भी करा है ना, ये काटा पीटा ये हटा दिया। तो यहाँ पे देखो इनका डायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं है, वाई और जेड का कोई रिलेशन नहीं है, ना तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ना ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ना ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग के लिए भी बता देता हूँ, एक सेकेंड, कॉरस्पॉन्डिंग के लिए भी बता देता हूँ। जैसे दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो लाइन के नीचे का अगर आप ये वाला एंगल लेते हो तो दूसरी तरफ भी लाइन के नीचे का ही लेना है, इसी साइड का लेना है। इसी साइड का मतलब इस ट्रांसवर्सल के इस वाली तरफ का, तो इस वाली तरफ का यही एंगल हो सकते हैं सारों, 1 2, ये तीसरा और ये चौथा। तो हमें कौन सा लेना है, आपने लाइन के नीचे का लिया ना ये, तो इधर भी लाइन के नीचे का ही लेना है, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अच्छा ऐसे दूसरी तरफ देखो, लाइन के नीचे का, तो इधर भी लाइन के नीचे का, ये कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। ऐसे ही लाइन के ऊपर में भी काम कर सकते हो आप, लाइन के ऊपर का इस साइड का, तो दूसरी तरफ भी इसी साइड का लाइन के ऊपर का, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी तरफ चले जाओ तो ये भी और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो लाइन के ऊपर का दोनों तरफ, चाहे अपनी राइट साइड पे देख लो तो दोनों एंगल राइट साइड के होंगे कॉरस्पॉन्डिंग में। लाइन के ऊपर का, ऊपर वाली लाइन के ऊपर का, तो नीचे वाली भी लाइन के ऊपर का। लाइन पे नीचे अगर देखना है तो ऊपर वाली लाइन के ही नीचे का देखोगे, तो नीचे वाली लाइन के भी नीचे का देखोगे, और एक ही साइड का देखोगे। राइट का तो राइट का ही देखना है दोनों, लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे देखने हैं दोनों, ठीक है। तो आप ये देखो राइट, ये भी राइट नीचे, राइट ऊपर, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, लेफ्ट नीचे, ऐसे कह रहा हूँ कि एक ही साइड पे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग देख सकते हो। और ऑल्टरनेट के लिए सीधा जेड और उल्टा जेड हो गए सारे, बचा क्या अब इन को इंटीरियर एंगल्स तो वैसे ही बहुत आसान होती हैं। ये और ये, इन दोनों का सम 180 अगर लाइंस पैरेलल हैं तो, ऐसे ही इसका और इसका सम 180, वो दोनों अंदर के होंगे, दोनों अंदर के होंगे दोनों साइड पे, और एक ही साइड के लेने हैं वो भी। तो थोड़ा सा 2-4 बार ही आपको डायग्राम फिगर जो भी आप बोलते हो उसको आप देखो ध्यान से, एंगल समझने की कोशिश करो, नंबर मत रट्टा मारना, पोजीशन को रट्टा मारना। तो इस क्वेश्चन पे जरा फटाफट से काम कर लेते हैं, नहीं तो सारा टाइम इसी पे निकल जाएगा। कुछ क्लियर हुआ है जो मैंने बताया है? कर पाओगे इस पे कुछ? यस हाँ ओके। तो यहाँ पे इन दोनों का तो कोई रिश्ता है नहीं। अच्छा
दो तरीके से क्वेश्चन, दो तरीके से क्या, अलग अलग सोच, अलग अलग टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, अगली बार हो सकता है मैं किसी और तरीके से बताऊँ। तो अगर आप देखो कैसे बताऊँ, सर एक एक्स और सेकंड, जेड एक सेकंड, ऑल्टरनेटिव क्या चीज़ ऑल्टरनेट, इंटीरियर एक्स और जेड, ठीक है, एक्स और जेड इक्वल हो तो जाएगा। एक्स भी वही हो जाएगा 7 हाँ बस हो गया हो गया हो गया, ठीक कहा आपने। देखो चितेश ने मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि आप ये करो कि आप जब लिख चुके हो कि ए बी सी डी और ई एफ जब तीनों साइड्स पैरेलल हो चुकी हैं तो इसमें से दो साइड को उठा लो अभी, ए बी को और लास्ट वाली को ई एफ को। मैं लिख सकता हूँ इसके बाद ये पॉइंट, हाँ जी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक बड़ा सा जेड बन रहा है, बीच वाली लाइन को मैं फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से हटा रहा हूँ, बीच वाली लाइन को मैं ये वाला जेड बना रहा हूँ, नजर आया, जेड बन रहा है, ठीक है। और जो z की एंड लाइंस होती हैं, यानी कि एंड लाइन मतलब कि एक ये वाली और एक ये वाली, ये पैरेलल हैं, अगर ये पैरेलल हैं तो ये कॉर्नर वाले एंगल इक्वल भी हो जाएंगे। ऑल्टरनेट तो हमेशा होंगे ही होंगे, लेकिन इक्वल कब होंगे, जब ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, यानी कि एंड लाइंस पैरेलल होंगी। तो वो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये कॉर्नर वाले एंगल यानी कि x और z कौन से एंगल्स हैं, ये कौन से एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो x पोजीशन पे जो एंगल बन रहा है और z पोजीशन पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन आप डाल देंगे ऑल्टरनेट एंगल या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा डालना तो पूरा डाल दो। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, मैं दूसरे और टेढ़े मेढ़े तरीके से भी आपको करके दिखा सकता हूँ, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी शुरुआत कैसे भी कर सकते हो। लेकिन अभी आपके समझने का टाइम है और मेरे समझाने का टाइम है, तो मैं ये चाहूँगा ना, कोशिश ये करूँगा कि बच्चे ऐसा कोई तरीका लेके जाएं दिमाग में कि जो आसान हो, जिससे लंबा ना पड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये आसान वाला तरीका ही और ये सही भी है, ठीक है। तो एक्स और जेड इक्वल होगा, जितना एक्स है उतना जेड आप लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती होगी। तो z की वैल्यू तो मुझे मालूम है ना, z की वैल्यू कितनी है 7a, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी कितनी होगी 7a, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो z की वैल्यू है वो कितनी है 7a, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखो या फिर ये सही रहेगा कि z की वैल्यू मालूम है हमें 7 है, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो गई 7 है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे अभी फिलहाल हटाओ, x इज इक्वल टू 7 है बिकॉज z इज इक्वल टू 7 है। इतना क्लियर है कि नहीं? x और z इक्वल बताया ना, तो जितना z होगा उतना ही x में लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ मैं 7 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब वापस डायग्राम पे चलो, जरा ऊपर फिगर पे आओ। अब ये जो x और y पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है जरा देखना, को इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वो कौन से थे जी? मैं फिगर यहाँ बनाता हूँ दोबारा से समझाने के लिए। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं भी हैं, तो ये वाली जो पोजीशन है और ये वाली जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है? को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 होगा, यानी कि ये दोनों एंगल का सम, जो ये दोनों एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। तो ए बी और सी डी तो आपने पैरेलल दिया ही हुआ है, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स और वाई एंगल का सम कितना होगा यहाँ पे 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला स्टेप बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है अगर लाइंस पैरेलल हो। और यहाँ पे चाहो तो एक पॉइंट और डाल देना कि भाई कौन सी लाइंस पैरेलल ली हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, फिर कॉमा को इंटीरियर एंगल्स। तो उसको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों लाइंस को पैरेलल लिया है और ये को इंटीरियर एंगल्स बताए हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चेक करने वाले के दिमाग में फटाफट बात क्लिक करेगी कि क्या कर रहा है इसने। x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 7a, अभी यहाँ पे क्लियर करा हुआ है साइड में, देखो ये x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 7a, लिख दिया 7a। y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 3a, किसके इक्वल 180 के इक्वल।
इसको तो मैं सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, यानी कि वो ये जो रेशियो वाला पार्ट था अब मैं कंप्लीट करने वाला हूँ कि ये ए क्या वैल्यू थी, 10 थी, 12 थी, 15 थी, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। ए की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 18 डिग्री। तो ए की वैल्यू है 18, ठीक है। अब 18 या 18 डिग्री वो आपकी चॉइस है डालना है कि नहीं। अगर यहाँ डिग्री डालोगे तो फिर 3 के साथ डिग्री हटाना पड़ेगा, और अगर 3 पे भी डिग्री डाल रहे हो तो 18 पे डिग्री हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिग्री मल्टीप्लाई मत कराना, ठीक है। तो ए की वैल्यू 18 आ गई ना, तो अब मैं सारे एंगल निकाल सकता हूँ, वाई भी, जेड भी और एक्स भी। तो वाई कितना होगा, अगर वाई अगर उन्होंने पूछा होता तो कितना होता, वाई की वैल्यू आती है 3 इंटू ए। वाई की वैल्यू है 3a यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 18, ये आ गया 54 डिग्री, ठीक है। z की वैल्यू कितनी है बेटा 7a, यानी कि 7 की वैल्यू को a से मल्टीप्लाई कर लो। 18 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी होती है मुझे बता दो, 56, 5, 7, 4, 11, 12, 126, ठीक है। और अब निकालना है x, तो x भी कितना था ऊपर यहाँ क्लियर करा है इस पॉइंट पे हमने कि जितना x है उतना z है। यहाँ x की वैल्यू कितनी है 7a के इक्वल ही है, तो x भी कितना होगा वो 7a ही होगा, यानी कि z की वैल्यू के इक्वल होगा 126 डिग्री। अगर आप x पूछते तो मेरा आंसर था 54, अगर आप z पूछते तो मेरा आंसर है 126, अगर आप x पूछते हो तो भी आंसर कितना है 126। क्या पूछा है आपने, आपने कहा था सिर्फ x को फाइंड करो, तो x का आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी 126 डिग्री, ठीक है जी। ये रहेगा इसका करने का तरीका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस आगे से इसका दूसरा तरीका बता दूं, यहाँ साइड में देखो, फिर मैं हटा दूंगा उसको। कैसे और सोच सकते थे, वो हो सकता है आपको टेढ़ा लगे। अब मैं क्या करता, जो y दे रखा है आपको, y कितना दे रखा है 3a, y कितना दे रखा है 3a। अब z के साथ वाला एंगल मैं निकाल लूं, z कितना दे रखा है 7a, z कितना दे रखा है, मतलब कि z हमने रेशो के हिसाब से कितना लिखा है 7a, और y को कितना लिखा है 3a, ठीक है। तो जो z के साथ वाला एंगल है, अगर मैं इसको एक नंबर डाल दूं 1, तो एंगल 1 और z मिलके कितना होगा 180 ना, तो 1 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मालूम नहीं, 1 कितना है मुझे तो मालूम नहीं, z कितना है हाँ मालूम है, z कितना है 7 है, 180 डिग्री। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 7 है, ठीक है। ये हो गया 180 माइनस 7 है। अब 1 पोजीशन और y पोजीशन के एंगल के क्या रिलेशन है, ये दोनों हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, अगला स्टेप लिखूंगा कि y और एंगल 1 इक्वल होने चाहिए, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा इसके आगे क्या कैलकुलेशन बनेगी, y की जगह y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू 3 है, लिख दिया 3 है। 1 की जगह 1 की वैल्यू लिख दो, कितनी आई है 180 माइनस 7 है। अब a वाली टर्म्स अलग कर लो, कितना हो जाएगा 3a प्लस 7a, किसके इक्वल आ गया 180 के, ये कितना हो गया 10a 180 के, तो a की वैल्यू घूम फिर के कितनी आ गई 18 डिग्री आई ना। वहाँ पे लिखने का तरीका, समझाने का तरीका कुछ और था, और यहाँ पे लिखने का और करने का तरीका कुछ और था, लेकिन फाइनली जो a की वैल्यू यहाँ पे मिली 18 डिग्री, यहाँ पे मिली 18 डिग्री। अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, मुझे क्या निकालना था, मुझे x निकालना था ना। आप कहोगे सर x तो आपने कहीं लिखा ही नहीं अभी तक, ठीक है मैं y को निकाल लेता हूँ पहले। y कितना है 3a, 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 18, 54 डिग्री, तो y कितना आ गया 54 डिग्री। अब कैसे निकालोगे जी x, बड़ा आसान है, y और x दोनों का सम कितना होगा 180, को इंटीरियर एंगल्स क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा जी, y की वैल्यू 54 प्लस x 180 के इक्वल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 54, माइनस कर लो 126 ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि करते टाइम आपका दिमाग किस तरीके से चल रहा है, या आपको क्या फिगर में समझ में आया, तो ये डिपेंड करेगा उसी टाइम पे। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे करते, हम इसी बात को मैं y के साथ घुमा के कर सकता था, इसी चीज़ को मैं x के साथ घुमा के भी कर सकता था, मैं 3-4 तरीके से और क्वेश्चन को लिख सकता था, लेकिन घूम फिर के सब में होना यही है।
ठीक है, तो जैसा आपका दिमाग काम करे पेपर के अंदर या जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, तो आप वैसे काम करो। आप ये मत रट के चलना कि सर ने ऐसे करा दिया तो अब मेरे को ऐसे ही लिखना है, नहीं। आप अपना दिमाग यूज करो ना, आप सिर्फ प्रॉपर्टीज को फॉलो करो कि हाँ ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑल्टरनेटिव इक्वल्स होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है, या अगर ये इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सब बातों का यूज करो, लीनियर पेयर का यूज करो, वर्टिकली अपोजिट का यूज करो, को इंटीरियर का सम सप्लीमेंट्री होता है, को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं, या को इंटीरियर का सम 180 होता है। इन सब बातों का यूज करो, अपने दिमाग से करो, मेरे को फॉलो मत करो कि ऐसे ही करना है आपने, नहीं। आपको जो समझ में आता है, अगर मैथमेटिकली और प्रॉपर्टी के हिसाब से वो सही है तो आपका डेफिनेटली आंसर सही आएगा। ठीक है, तो अभी मेरी दूसरी क्लास का समय हो चुका है, तो हम करेंगे आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में। मेन आपका जो होमवर्क है वो सुन लो क्या है। ये आपके एनसीईआरटी में भी सारे एंगल से बता रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस फिगर के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग भी दे रखे हैं, इस फिगर के हिसाब से ऑल्टरनेट भी दे रखे हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी दे रखे हैं, इंटीरियर भी दे रखे हैं, और को इंटीरियर भी दे रखे हैं। ये सारी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैंने सिर्फ ये पोजीशन ही पूछनी है आपसे कि 3 पोजीशन और 7 पोजीशन के एंगल को कौन सा पेयर बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं कि क्या बन रहे हैं। अगर आपको ये ध्यान नहीं होगा तो आगे के क्वेश्चन फिर आप समझ नहीं पाओगे ढंग से, फिर कन्फ्यूजन बनी रहेगी। ठीक है, ओके सर। चलो फिर बाय, अगली